हाँ जी। कल हमने चैप्टर 1 किया था इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। यानी कि हमारा जो हम राइट नाउ जो भी बिजनेस कर रहे हैं हमारा इंटरनेशनली कैसे लिंक हो सकता है। यानी कि हम बाहर की इन्वायरमेंट के साथ अपने बिजनेस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आपने पढ़ा होगा। ग्लोबलाइजेशन मीन्स कि आप यहाँ पे रहकर बाहर के लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आप राइट नाउ यहाँ पे हो, बट आपको कोई फॉरेन का प्रोडक्ट पसंद है या आप किसी फॉरेन के पर्सन से बात करना चाहते हो, यू कैन कनेक्ट इजीली, राइट। तो दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, आप वहां से सामान मंगवाना चाहते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो भी क्या है, ग्लोबलाइजेशन अब इजी हो चुकी है। आपको पता है न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आई थी 1991 में, उसके थ्रू 3 रिफॉर्म निकाले गए थे। LPG, एल यानी लिक्विडाइट, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिक्विडाइजेशन का मतलब क्या था कि लाइसेंस फ्री इंडिया कर दिया गया था। ठीक है, जो कुछ हार्मफुल केमिकल्स थे, ठीक है, या कुछ गवर्नमेंट गवर्नमेंट का पर्पस था जिसमें, उन चीजों को छोड़ के बाकी सब जो था वो लाइसेंस फ्री कर दिया गया था इंडिया, कि कोई भी पर्सन कोई भी काम कर सकता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, रदर देन 5 to 10 इंडस्ट्रीज, लाइक रेलवेज को छोड़ के, ठीक है, और डिफेंस को छोड़ के, और कोई केमिकल जो है उसको छोड़ के, बाकी वो कोई भी काम कर सकता है। देन प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मीन्स पब्लिक बैंक किसमें कन्वर्ट हो गए थे, प्राइवेट बैंक्स में। प्राइवेट बैंक्स जो है वो ज्यादा खुल गए थे, प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो गई थी। ठीक है, पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट यानी कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट कम हो गई थी। देन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स कि पूरा वर्ल्ड जो है वो एक विलेज है। ठीक है, पूरा वर्ल्ड क्या है, एक विलेज है। आप यहाँ पे बैठ के किसी के साथ भी बात कर सकते हो, किसी के साथ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, अपना सामान कहीं भी भेज सकते हो, कहीं से भी सामान मंगवा सकते हो। ठीक है, दैट इज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर 1। मूव टू द चैप्टर 2। हाँ जी, चैप्टर 2 दैट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ इंटरनल इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि कंपोनेंट्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो बिजनेस को इंटरनली इफेक्ट करते हैं। इंटरनली यानी कि अंदर से। ठीक है, आप भी बिजनेस कर रहे हो, आप भी बैंक में हो, बैंक में भी क्या होता है, कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो बिजनेस को जो इंटरनली बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है, वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। When an organization move to an international market, ठीक है, the operation environment play a critical role as these factor are beyond the control of the organization। ठीक है, जब हम बाहर के मार्केट में, ठीक है, ठीक है, इंटरनेशनल जब हम बात करते हैं या बाहर के इन्वायरमेंट से जब हम कनेक्ट करते हैं, तो उसमें कुछ ऑपरेशनल इन्वायरमेंट्स होते हैं। ठीक है, ऑपरेशनल फैक्टर्स होते हैं जो उस पर इफेक्ट डालते हैं, और वो ऐसे फैक्टर हैं जिसको हम चेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ऑपरेशनल फैक्टर्स हैं जो एक बिजनेस को इफेक्टेड आ रहे हैं। क्यों इफेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि हम इंटरनेशनली डील कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पॉलिसीज फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ का कुछ और है, बाहर कहीं करेंगे उसका कुछ और रहेगा। कल्चर फैक्टर, हमारे यहाँ का कल्चर कुछ और है, बाहर का कल्चर कुछ और है। ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया, हमारा एरिया अलग है, ठीक है, हमारा उनका अलग है। हमारे यहाँ पे हमेशा गर्मी गर्मी रहती है, फिर सर्दी होती है, फिर बारिश होती है। ठीक है, लेकिन बाहर क्या है, बाहर क्या है, ज्यादातर ठंडी रहती है। ठीक है, तो इस वजह से कुछ ये ऑपरेशनल फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया उसका कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर यानी कि सोसाइटी और कल्चर।
किस कल्चर से आप बिलोंग करते हो। ये तो आप इंडिया में भी देख सकते हो कि इंडिया में ही इतने सारे कल्चर हैं। ठीक है, अगर हम बाहर की बात ना करें तो हमारे इंडिया में ही बहुत सारे कल्चर जो एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, अगर आप साउथ वाली साइड चले जाओ तो आपको मुश्किल होगी। ठीक है, आप गोवा वाली साइड चले जाओ, ठीक है, गोवा चले जाओ तो आपको वहां की भाषा भी नहीं समझ में आएगी, वहां का कल्चर भी अलग है। ठीक है, वहीं आप केरल साइड चले जाओ, वहां पे भी भाषा अलग है, कल्चर अलग है। ज्यादा दूर नहीं जाते, हम हरियाणा में ही चले जाते हैं, पंजाब के बिल्कुल पास है हरियाणा, लेकिन वहां का कल्चर अलग है, वहां की लैंग्वेज पंजाब की लैंग्वेज से अलग है, डिफर है। ठीक है, तो जो कल्चर है, जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, जैसे लोग एक साथ रह रहे हैं, वैसा ही हमारा बिजनेस भी क्या होएगा, इफेक्ट करेगा उसकी वजह से। उनकी लोगों की वैल्यूज, लोगों के एट्रीब्यूट्स की वजह से हमारा बिजनेस क्या है, इफेक्ट करेगा। कल्चर में क्या क्या आ गया, उनका एटीट्यूड्स आ गए, उनके बिलीव्स आ गए, वो किसको मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें तो बोलेंगे कि गाय को नहीं मानना है। वही हम बाहर अगर आउट ऑफ द इंडिया चले जाएं, इंटरनेशनल चले जाएं, तो वहां पे बीफ चलता है। एवरीवन नोज दैट। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक कल्चरल डिफरेंट है, उनका बिलीव्स डिफरेंट है। हम इसको माता मानते हैं, वो उसको माता नहीं मानते, वो उसको एक जानवर मानते हैं। ठीक है, एक आम जानवर मानते हैं। लैंग्वेज डिफरेंट है, कस्टम्स डिफरेंट है, रिचुअल्स डिफरेंट है, बिहेवियर डिफरेंट है, फूड डिफरेंट है, फेथ एंड रिलीजन डिफरेंट है। रिलीजन तो आप खुद ही देख लो, हमारे आसपास ही देख लो, अलग अलग रिलीजन्स हैं। आर्ट, ड्रामा, म्यूजिक सब डिफरेंट है। ठीक है, लोगों की कॉस्ट्यूम अलग हो जाती है, पंजाब में सलवार सूट पहन देंगे, हरियाणा में वो घाघरे पहने होते हैं। तो ये क्या है, ये आर्ट, ड्रामा, म्यूजिक वो सब अलग अलग है उनका। ठीक है, तो जो ये सब चीजें हैं, ये भी हमारे जो बिजनेस है उन उस पे क्या करती हैं, इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, अब अगर मैं जाके हरियाणा में सलवार सूट बेचूं तो क्या बिकेंगे वो, यस और नो? नो। नो, बिकॉज कल्चरल डिफरेंस। तो फायदा क्या हुआ मुझे बिजनेस करने का? तो हमें उसके कल्चर को ध्यान में रख के ही अपना बिजनेस आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, नेशनल कल्चर का अपना एटीट्यूड्स है, देन वो यहाँ के लोग अलग वर्क प्लेस पे गए और वहां से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और उन लोगों पे फिर वो इम्पैक्ट डालते हैं, वो वर्क। तो 5 डिमेंशंस है कल्चर के। ठीक है, कल्चर को 5 भागों में उन्होंने आगे डिवाइड कर दिया, 5 डिमेंशंस बता दिए उसके। कौन कौन से डिमेंशंस है? फर्स्ट आ गया पावर डिफरेंस, डिस्टेंस। पावर डिस्टेंस यानी कि जगह का फर्क। ठीक है, लाइक सबऑर्डिनेट और सुपीरियर, आप ही लगा लो, आप अपने सुपरवाइजर, आपका सुपरवाइजर है, या आप जो हो, आप अभी असिस्टेंट हो, आप असिस्टेंट मैनेजर हो, ठीक है, और आपके ऊपर मैनेजर। तो दोनों की पावर क्या है, दोनों की पावर अलग अलग है, दोनों के पास अलग अलग बेनिफिट्स है, दोनों के पास अलग अलग डिसएडवांटेजेस है। तो दोनों अपने ही लेवल पे क्या करेंगे, हैंडल करेंगे, वो आपके लेवल पे आके नहीं हैंडल करेगा। ठीक है, देन अनसर्टेन एंड अवॉइडेंस। अनसर्टेनिटी एंड अवॉइडेंस ये क्या है? इट डिस्क्राइब अ ट्रेट ऑफ बीइंग अनकंफर्टेबल विद। 1 मिनट। गुड। हाँ जी, अनसर्टेनिटी एंड अवॉइडेंस। दिस trait is strong. Most employees prefer to follow set of rules even if breaking them may be in a company best interest। ठीक है, क्या करते हैं लोग, लोग एक प्रॉपर ट्रेड बना लेते हैं, अपना एक ट्रेड बना लेते हैं, अपना एक रूल बना लेते हैं, और फिर उसी रूल को फॉलो करते जाते हैं, फॉलो करते जाते हैं, फॉलो करते जाते हैं, और बाकी अगर कुछ अनसर्टेन हो जाता है उसको क्या करते हैं, वो अवॉइड करते हैं। ठीक है, उन्होंने अपना सेट बना लिया कि मुझे 5 बजे उठना है, 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 वो अपना 5 बजे उठते हैं,
फिर पीछे से कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ये उनको कोई लेना देना नहीं रात को बाकी लोग कब सो रहे हैं, बाकी कब जाग रहे हैं, कोई लेना देना नहीं। उन्होंने सुबह 5 बजे उठना है तो उन्होंने रात को अपना टाइम पे सो जाना। तो मतलब कि वो अपना ट्रेड सेट कर लेते हैं, बाकी वो अवॉइड करते हैं। देन इंडिविजुअलाइजेशन एंड कलेक्टिवनेस। हाई इंडिविजुअलिज्म डिस्क्राइब अ प्रेफरेंस टू फुली लेजर टाइम, build friendship and improve skill independently of the organization. Such employees refer to engage in personal decision making and on the job challenges. This reflects society where ties between individual are loosest. हाई कलेक्टिविटी रेफर्स एम्प्लॉयज, ठीक है। कलेक्टिविटी और इंडिविजुअल क्या होता है? इंडिविजुअल यानी कि जो अपने बारे में सोचता है। इंडिविजुअलिज्म, मैं अपने दोस्त बना लूं, मैं अपना फ्री टाइम निकाल लूं, मैं अपना लंच कर लूं, ठीक है। दैट इज इंडिविजुअलाइजेशन, ठीक है। वो क्या है? वो पर्सनल डिसीजन में बहुत बेस्ट होएगा पर्सन, ठीक है। वो पर्सन अपने पर्सनल डिसीजन में बहुत बेस्ट होएगा, क्योंकि बिकॉज ही इज अंडरस्टैंड ओनली अवर सेल्फ, ठीक है। और कलेक्टिवनेस जो एम्प्लॉयज को लेके चलता है, ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलता है, ऑर्गेनाइजेशन की सेटिस्फेक्शन देखता है, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स देखता है, ठीक है। देन मास्कुलिनिटी एंड फेमिनिस्टिक, ये भी हो गया जेंडर रोल के बेस पे, जेंडर के बेस पे, ठीक है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय के लिए एक ही कल्चर में आपको सरवाइव करवाया जा रहा है, तो आप उस कल्चर के आदी हो जाओगे। और शॉर्ट टर्म यानी कि आप कुछ समय के लिए उसमें जा रहे हो, वहां पे फेस कर रहे हो वहां की प्रॉब्लम्स को, और देन उसको एनालाइज कर रहे हो। हाँ जी, ये रिपोर्ट पढ़ो जरा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ये पढ़ो जरा और मुझे बताओ क्या लिखा है इसमें। रीड इट फास्ट। हाँ जी, कर लिया रीड। क्या एग्जाम्पल है, क्या बताया उन्होंने इसमें? करो एक्सप्लेन जल्दी। पूरा पढ़ लो, नीचे स्टारबक्स के बारे में भी लिखा हुआ है। हाँ जी, क्या पढ़ा? किसी को नहीं समझ में आया? वो कह रहे हैं इंडिया में कॉफी का कल्चर नहीं था, ठीक है। इंडिया में कॉफी का कल्चर नहीं था जब, बट ये कब शुरू हुआ? यंग कंज्यूमर्स जिनकी हाई डिस्पोजेबल इनकम होती है, यानी कि जो जिनकी इनकम उन्होंने अपने ऊपर ही खर्चनी होती है, ठीक है, उन लोगों ने क्या शुरू किया? कॉफी कैफे पे जाना शुरू किया, कॉफी पीना शुरू किया, ठीक है। वो भी कैसे? आउट ऑफ द होम कंजप्शन, घर पे नहीं, बाहर, ठीक है। लेट्स हैंग आउट कल्चर, ये आया, ठीक है। जिसकी वजह से कैफेज क्या हो गए? बढ़ गए, कैफेज बनना ज्यादा शुरू हो गए। पहले कभी कैफेज सुनते थे? नहीं सुनते थे ना, जहाँ पे सिर्फ कॉफी मिलती हो। नहीं, अब क्या है? अब कॉफी के ही बहुत सारे कैफे।
तो जिस तरह से कल्चर चेंज होता है उस तरह से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ती भी हैं और कम भी होती हैं। किसी बिजनेस के लिए वो कम होती हैं, किसी बिजनेस के लिए वो बढ़ती हैं। देन प्लॉट पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स, एवरीवन नोज दैट अगर कोई वॉर हो जाए, ठीक है, अगर कोई वॉर की सिचुएशन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अभी आई थी इंडिया पाकिस्तान, तो क्या हुआ था? क्या बोल दिया था उन्होंने? कोई एक्सपोर्ट नहीं करेगा पाकिस्तान से, कोई इंपोर्ट नहीं करेगा, कोई चाइना से सामान नहीं खरीदेगा, कोई भेजेगा नहीं। इससे क्या हुआ? फर्क किसको पड़ा? इन सिंपल लैंग्वेज किसको फर्क पड़ा? जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, जो इंटरनल बिजनेस बिजनेस कर रहा है, इंटरनेशनल, उसको फर्क पड़ेगा, बिकॉज वो सामान ले और दे नहीं सकता। ठीक है। तो कुछ लीगल और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं, लेकिन हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हम इसको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर ऐसा बोल दिया गया है तो हमें ये मानना ही पड़ेगा। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं विच वी कांट चेंज। ये हमने पढ़ लिया, इंडिविजुअलिज्म, कलेक्टिविज्म, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। Political ideology is a certain set of ethic ideas, principles, and doctrines, myths, symbols of a social movement, institutes, class, and large group that explain how society should work, offer some political and cultural blueprints for a certain or social order. ठीक है, ये क्या है? आइडियोलॉजी यानी कि एक आइडल बना लेना, एक आइडिया सेटअप कर देना कि आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज अ पॉलिटिकल पर्सन आप ये चेंज कर सकते हो जिससे किसी को नुकसान ना हो। एक आइडियोलॉजी बनाना, एक एथिक बनाना। देन आगे इकोनॉमिक फैक्टर क्या आएंगे? इकोनॉमी, इकोनॉमी का सिंपल सिंपल मनी मतलब होता है पैसा। ठीक है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है? जब हमारे इंडिया में बहुत सारा पैसा है, और डिफ्लेशन जब पैसा नहीं है। ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर के सिचुएशंस में, ठीक है, कोई अर्थक्वेक वगैरह की सिचुएशन में, ठीक है, लाइक राइट नाउ हमारी इंडिया करेंसी और अगर डॉलर के साथ हम उसको कनेक्ट करें तो बहुत फर्क है। दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, जिसको हम बदल नहीं सकते। अगर हम डॉलर में कुछ काम कर रहे हैं तो हमें इंडियन रुपीस ज्यादा देने पड़ेंगे ना, तभी डॉलर्स की चीज मिलेगी। ठीक है, और डॉलर वालों को कम पैसे देने पड़ेंगे और वो इंडियन की चीजें खरीद सकते हैं ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकॉनमी आ गई, तीन तरह की इकॉनमी है। कमांड इकॉनमी, मिक्स्ड इकॉनमी, मार्केट इकॉनमी। कमांड इकॉनमी क्या है? जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट का रोल है, सारा का सारा जो प्लानिंग है, ठीक है, पूरा का पूरा जो काम करेगा वो कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। प्राइवेट सेक्टर का कोई भी रोल नहीं है। गवर्नमेंट ही सारा रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट ही सारा इकोनॉमी को डेवलप करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा? मिक्स होगा। मिक्स किस किस का? गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट का भी, दोनों के मिक्स डिसीजन को फॉलो किया जाएगा। और जबकि मार्केट इकोनॉमी क्या है? मार्केट में क्या है? एक गवर्नमेंट का सेक्टर कम है और प्राइवेट का सेक्टर ज्यादा है। ठीक है। तो मार्केट इकोनॉमी कहाँ पे है? यूएस में मार्केट इकोनॉमी है, गवर्नमेंट कम इंटरफेयर करती है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब में मार्केट इकोनॉमी है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी कहाँ कहाँ पे है? जापान में है, साउथ कोरिया में है, ब्राजील में है और इंडिया में है। हमारे इंडिया में भी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलके काम करते हैं। और कमांड इकोनॉमी लाइक जिसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कमांड देगी और बाकी सबको फॉलो करना पड़ेगा। वो कहाँ है? चाइना, रशिया, सऊदी अरबिया। ठीक है। देन आ गया
टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, कुछ टेक्नोलॉजीज इश्यूज भी होते हैं। हमारे पास मान लो मशीनें हैं, हमारे पास फैक्ट्री है, लेकिन हमारी मशीनें अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं, या हमारी मशीनें उतनी कैपेबल नहीं है जितनी बाहर की मशीनें हैं, है ना ऐसा। वो कम पैसे में ज्यादा कपड़े प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं उनकी मशीनों से। और हम टाइम भी हमें ज्यादा लगता है, हमारी मशीन की कॉस्ट भी ज्यादा लगती है, और हमें प्रोडक्शन भी कम मिलती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द टेक्निकल लैक, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी बाहर है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं। हाँ जी, चैप्टर क्लियर हुआ, फैक्टर्स क्लियर हो गए। कौन कौन से फैक्टर हैं, नेम बताओ, जो जो याद है नेम बताओ, फिर वो जो रह जाएगा वो मैं बता दूंगी। Political and legal factors, हाँ जी। economic factors, हम्म। tech factors, कौन सा? um, technology. टेक्नोलॉजी, ठीक है। सबसे फर्स्ट जिसमें लैंग्वेज बैरियर्स हैं, कस्टम Culture बैरियर्स हैं, factor. दैट इज कल्चर, ठीक है, कल्चर। हाँ जी, मूव टू द चैप्टर थर्ड, दैट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड चैलेंजेस। चैप्टर कंप्लीट हो गया सेकेंड, ठीक है। थर्ड चैप्टर पे आएंगे, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है ये, फटाफट हो जाएगा। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड चैलेंजेस। एक्सटर्नल, अब किसकी बात कर रहे हैं? बाहर की, ठीक है। अब बाहर के फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। द रिस्क एसोसिएटेड विद इंटरनल बिजनेस, बिजनेस के इंटरनली कौन कौन से रिस्क होते हैं? वीक इकोनॉमिक्स, रेगुलेटरी रिस्क, नहीं कर पाते हम, ठीक है। मैनेजमेंट की कुछ अवॉइडेंस की वजह से मैनेजमेंट को रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है, और वो रिस्क अगर सही स्ट्रेटजी पे ना लगे तो भी क्या होता है, हमें लॉस होता है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है उसकी वजह से, ठीक है। इनोवेशन में फेल हो जाना, हमने कुछ नया इन्वेंट किया लेकिन वो चला ही नहीं, तो वो इनोवेशन में फेल हो जाना। पॉलिटिकल रिस्क तो रहता ही है, लिक्विडिटी रिस्क रहता है, ठीक है, हमारे पास कैश ही अवेलेबल नहीं होना। उन्होंने ये वोडाफोन की कंपनी पे ये सारे रिस्क के अकॉर्डिंग बात की है, कि वोडाफोन एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी, यानी कि सिम वगैरह प्रोवाइड करती थी। किसका था ये? यूनाइटेड किंगडम का था। इट ऑर्गेनाइज्ड अ पार्ट ऑफ रैकल, अ ब्रिटिश radar and electronic firm founder in 1950. Rackle founded Vodafone subsidiary in 1983 and won the license to build Britain's first cellular tele network, which was launched in 1985. By the early 1990, Vodafone was purchased other countries and built network partnership around the world. Vodafone is the largest mobile and fixed network operation in Europe, is the world's largest IoT, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स connectivity providers. It operates mobile and fixed network in 22 countries and partners with mobile network in 48 more. Vodafone Group revenue stand around 45 billion during fiscal 2020. Looking at the above mentions statistics and information, it appears that the organization is going fairly well globally, but if we consider it's one of the subsidiary Vodafone India, the situation reversed. It made its first tentative move in the country in 2005 by picking up a minority 10% of Bharat Airtel, which may throw was the beginning of a new relationship, but the company was not looking to play a minority investor, and the opportunity come knocked with the Hitachian Aces acquisition. For this deal, Vodafone had to make a sustainable payout, which, apart from buying out, are following up
by buying the other partners in the company. The total was a step 9.4 billion in 2007. But few years after Vodafone entry, the Congress-led government in India disputed the market by allowing new entrants on a first come first serve basis, increasing the number of players from around 6 to more than 12. ठीक है, इन शॉर्ट वो वोडा की बता रहे हैं कि वोडा ने पहले क्या किया। वोडा पहले सबसे पहले ही आया था, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का था, फिर उसने ब्रिटिश में अपना सेटअप किया, फाउंड किया, ठीक है, और वो ब्रिटिश और वो मोर देन 22 कंट्रीज का पार्टनर बन गया, ठीक है, और 48 से ज्यादा उसने नेटवर्क अपने एस्टेब्लिश कर दिए। लेकिन आफ्टर सम टाइम उसने क्या किया, उसने मेजोरिटी को देखना कम कर दिया, उसने मेजोरिटी के लोगों को कम प्रेफरेंस दी, ठीक है। और इंडिया में कौन है, मेजोरिटी सबसे ज्यादा है, मिनोरिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, लाइक समझ लो कम वो वाले पर्सन, ठीक है, कम मनी वाले पर्सन, उनको उसने पिकअप नहीं किया, सिर्फ 10% पिकअप किया। तो इस वजह से क्या हुआ, इसका इंडिया में काम कम चला। क्यों? क्योंकि इंडिया में ज्यादा माइनॉरिटी है। देन इन्वायरमेंट फैक्टर जो इंटरनल बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी कि इन्वायरमेंट से जो आ रहा है, दैट इज ज्योग्राफिकल लोकेशन। ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गया, एक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो गया, और एक इन्वायरमेंटल ऑफर्स हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया ज्योग्राफिकल लोकेशन। ज्योग्राफिकल लोकेशन जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लुधियाना है वहां पे समतल जमीन है, ठीक है, और वही हम अगर हिमाचल में चले जाएं तो क्या है, पहाड़ है। तो ये क्या है, ज्योग्राफिकल डिफरेंस है, ठीक है। ये क्या है, ज्योग्राफिकल डिफरेंस है दोनों जगह का, ठीक है। तो वहां पे क्या है, चाय ज्यादा चलती है, ठीक है, हमारे यहाँ पे गर्मी ज्यादा हो जाए तो कोल्ड ड्रिंक ज्यादा चलती है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल डिफरेंस की वजह से, एरिया की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से क्या है, बिजनेस पे इफेक्ट डलता है। देन सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या है, इन्वॉल्व हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस, ह्यूमैनिटी एंड नेचर। जब आप नेचर और ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखते हुए अपना बिजनेस रन करते हो तो आपका बिजनेस ग्रो ही करता है। लाइक क्लीन एयर, ड्रिंकेबल वाटर, फूड, क्लीन इन्वायरमेंट एंड अ शेल्टर, यही चीजें चाहिए एक इंसान को, एक ह्यूमन को, ठीक है। अगर बिजनेस ऐसी चीजें एस्टेब्लिश कर देता है तो वो बिजनेस आगे अच्छे से रन कर पाएगा। देन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है, हर पर्सन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, मेरी इनकम आपकी, आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है, आपकी इनकम किसी और का एक्सपेंडिचर है। देन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बढ़ रही है, पेड़ ना होने की वजह से बारिश नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये सब क्लाइमेट में चेंज आ रहे हैं जो कि बिजनेस पे भी इफेक्ट डालेंगे। आपको इसमें एग्जांपल्स दिए होते हैं, आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप इस पेपर में एटलीस्ट एग्जांपल्स कोट करके ही आओ, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट में आपको एग्जाम्पल्स कोट करने पड़ेंगे, चाहे कैसा भी एग्जाम्पल कोट करके आओ, बट एग्जाम्पल कोट करके आओ। लेकिन जैसे इन्होंने खुद ही इतने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो अगर हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, उन्होंने दिए हैं तो हमें करने चाहिए ना। ठीक है, तो इस पेपर में आपको एग्जाम्पल कोट करने हैं। क्लियर है, चैप्टर क्लियर है थर्ड। हाँ जी, एनीबडी हैव एनी डाउट्स?
4 बच्चे, फिर 2 ही रह गए। ओके। अगर आपको कोई डाउट हो, अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे कि अब जैसे क्लास खत्म हुई है तो आप राइट नाउ आपका कोई डाउट है आप पूछ लो, ठीक है। अगर आपको कुछ ना समझ में आए वो आप एक पेन और पेपर पे लिख लो, ताकि आप अगेन जब मैं पूछूं आपसे कोई डाउट तो आप मुझसे पूछ सको, क्योंकि हम कभी कभी भूल भी जाते हैं जब हम आगे पढ़ते जाते हैं तो। ठीक है, ऑन द स्पॉट हमें डाउट आता है तो आप चाहे ऑन द स्पॉट भी पूछ सकते हो, आप एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी सनी, वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हो आप? मैं बैंगलोर ओके। आप एमबीए फर्स्ट में हो, न्यू ज्वाइनिंग की है एमबीए? यस मैम। ओके, क्यों कर रहे हो एमबीए? अभी तो मैंने आगे का सोचा नहीं, पर सोच रहा हूँ लॉ करनी थी। वहां जाके मैंने इंक्वायरी निकाली तो उन्होंने कहा कि 5 साल की है। लॉ 5 साल की है? आगे लॉ करनी है, उसके लिए मेरे को वहां पे मैम ने सजेस्ट किया था कि एमबीए पहले करके क्लियर कर। एमबीए करके लॉ? हाँ, वहां पे बोला था आगे कर सकते हैं ऐसे लॉ राइट नाउ के लिए। अभी क्या कर रहे हो आप? बीए। अब बीए कर रहे हो? अब बीए कर चुके हो? नहीं मैम, कर रहा हूँ। तो आपने, अब बीए कर रहे हो यस मैम। तो आपने क्लास कौन सी ज्वाइन की है अभी? मैम ग्रुप में वो लिंक्स 2-3 आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहे सारी क्लासेस। एक लगाई थी वो बीसीए की थी, अभी उसको लीव करके मैं इसमें आया हूँ। तो ये एमबीए की है शायद। हाँ, आप ना वहां पे नेम पढ़ो मैम का, ठीक है। जो मैम मैसेज कर रहे हैं ना, मैम का नेम आता है ऊपर, आप ध्यान से पढ़ लो बीए वाला मैसेज किस मैम ने भेजा है। तो फिर उस मैम के ही मैसेज पे जो लिंक आएगा, वो जो मैम लिंक भेजेंगे उस पे क्लिक किया करो, ठीक है। लाइक मैंने, अगर मेरा नाम रिगिमा है, वहां पे रिगिमा आता है, तो अगर रिगिमा मैम ने लिंक भेजा है इट मीन्स वो एमबीए का लिंक